मैं हमेशा से जानती थी कि मेरी मौत इसी कैबिन में होगी। यहाँ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें मैं समझा नहीं सकती, और ऐसी खतरनाक ताकतें भी हैं जो इस जगह ने 100 से भी ज्यादा सालों में जितना दुख और दर्द देखा है उसी से पैदा हुई हैं। मैं खुद को यही समझाती रहती हूँ कि मुझे पता है वो कैसे काम करती हैं। मुझे उनके अस्तित्व के नियम पता हैं, और ये भी कि कब मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर पिछली कुछ रातों में जो हुआ वही सच है तो फिर मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं शुरुआत से बताती हूँ। हालांकि सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। कैबिन की कुछ तस्वीरें हैं जो 1940 के दशक की हैं। उनमें मेरी दादी एक छोटी बच्ची के रूप में कैबिन के सामने खड़ी हैं। उनके बाल एक चोटी से बंधे हुए हैं और उनकी फ्रॉक का किनारा उस सूनी बंजर जमीन को छू रहा है। लेकिन मेरे पास मेरी परदादी की भी परदादी की डायरी है जिसमें उन्होंने उस कैबिन के बारे में लिखा है, और उस चीज के बारे में भी जो इसके नीचे बने क्रॉल स्पेस में रहती है। यानी ये सब पिछली सदी शुरू होने से भी पहले की बात है। यह कैबिन दक्षिण पश्चिमी अलास्का में क्रूक क्रीक नाम के छोटे से कस्बे के पास चीड़ के घने जंगल के किनारे बना हुआ है। घर का पश्चिमी हिस्सा असली लकड़ी का पुराना लॉग कैबिन है। गहरे रंग की लकड़ी, मोटे शीशों वाली खिड़कियां जिनमें अपना चेहरा अजीब सा बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। पूर्वी हिस्सा बाद में जोड़ा गया था और वो देखने में बिल्कुल 70 के दशक के किसी साधारण रैंच हाउस जैसा लगता है। मेरे दोनों भाई अपनी खूबसूरत पत्नियों और बच्चों को लेकर यहां से हमेशा के लिए चले गए। आखिर परिवार की औरतें ही तो हमेशा देखभाल करने के लिए पीछे छूट जाती हैं, है ना? मेरे माता पिता जितने आधुनिक सोच वाले लोग हो सकते थे उतने थे। फिर भी इस कैबिन की जिम्मेदारी आखिर मेरे ही हिस्से आई, और सिर्फ कैबिन की नहीं, उनकी भी। हालांकि मुझे इससे कभी कोई शिकायत नहीं थी। मेरे माता पिता बहुत अच्छे इंसान थे, और आज भी मैं अपनी जिंदगी के हर दिन उन्हें याद करती हूँ। उनके आखिरी वर्षों में उनकी देखभाल करने से ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं करना चाहती थी। जहां तक मेरे भाइयों की बात है, उनका कहना है कि यहां रहकर मैं धीरे धीरे खुदकुशी कर रही हूं। लेकिन मेरे यहां रुकने की अपनी वजह है, और उनमें से एक वजह यह बिल्कुल नहीं है कि मैं उस चीज के हाथों चीथड़े चीथड़े होकर मरना चाहती हूं जो क्रॉल स्पेस में रहती है। वैसे भी मेरे ऊपर किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, यहां तक कि कोई पालतू जानवर भी नहीं, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती। हाँ, पिछले कुछ महीनों से मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन हमारा रिश्ता इतना गंभीर नहीं है, और मैंने उसे कभी अपना पता भी नहीं बताया। उसके दिमाग में इस कैबिन की जो तस्वीर हमेशा रहेगी वो बस एक प्यारे से शांत से बर्फीले पहाड़ पर बने छोटे से कैबिन की होगी, जिस पर उगते सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही होगी। उस समय मार्च का महीना चल रहा था। सुनने में तो लगता है कि अब बसंत आने वाला होगा, लेकिन अलास्का में मार्च का मतलब जमी हुई बर्फ से ढकी दुनिया ही होता है। और मार्च साल का सबसे खतरनाक मौसम भी है, जब दिन लंबे होने लगते हैं और कड़ाके की ठंड की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। मैंने हर बात अपनी डायरी में विस्तार से लिख रखी है। सैकड़ों नोट्स कि जिंदा रहने के लिए क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। उनमें से कुछ बातें मेरी परदादी की डायरी से ली गई हैं। बाकी ज्यादातर बातें मैंने खुद बार बार कोशिश करके और अपनी गलतियों से सीखी हैं। इस कैबिन में जिंदा रहने के नियम सुनने में काफी आसान लगते हैं। पहला नियम, घर का पश्चिमी हिस्सा एक बड़े कमरे के डिवाइडर से बंद किया गया है। उस डिवाइडर को कभी मत हटाना, उसकी तरफ सीधे कभी मत देखना। अगर उसका प्रतिबिंब किसी आईने में दिखाई दे
तब आप उसे देख सकते हो। घर के पश्चिमी हिस्से में कभी मत जाना, चाहे वहां से किसी की मदद की पुकार ही क्यों ना सुनाई दे, चाहे वो आवाज किसी छोटे बच्चे की ही क्यों ना लगे। दूसरा नियम, अगर सुबह उठकर तुम्हें कैबिन के चारों ओर घूमते हुए पैरों के निशान दिखाई दें, तो घर के अंदर ही रहना। ज्यादातर मामलों में वो अगली सुबह तक गायब हो जाते हैं और तब बाहर निकलना सुरक्षित होता है। तीसरा नियम, अगर तुम्हें पैरों के निशानों का ऐसा सेट दिखाई दे जो कैबिन की तरफ आता हो, लेकिन वापस जाता हुआ कोई निशान ना हो, तो तुरंत कैबिन को छोड़ दो। अगली सुबह से पहले कभी वापस मत लौटना। चौथा नियम, इस कैबिन से 3 मील के भीतर कोई झील, नदी या पानी का स्रोत नहीं है। अगर जंगल में तुम्हें कहीं पानी दिखाई दे या किसी भी तरह का कोई प्रतिबिंब नजर आए, तो तुरंत खिड़कियों के पर्दे बंद कर दो और घर के अंदर ही रहो। पांचवा नियम, इस कैबिन के आसपास हमारा एक ही पड़ोसी है, वेबर फैमिली। उनका घर जंगल के बीच लगभग 200 मीटर की दूरी पर पश्चिमी दिशा में है। अगर तुम्हें इसके अलावा कोई और कैबिन या कोई दूसरी इमारत दिखाई दे, तो उसके पास कभी मत जाना। पर्दे बंद कर लो और घर के अंदर ही रहो। छठा नियम, पहाड़ों में मोबाइल का सिग्नल अक्सर ठीक से नहीं आता, इसलिए हमारे पास लैंडलाइन है, उसी का इस्तेमाल करना। सातवां नियम, किसी भी वजह से कैबिन के नीचे बने क्रॉल स्पेस में कभी मत उतरना। आठवां नियम, अगर कोई बूढ़ी औरत दरवाजा खटखटाए, तो वो जो भी मांगे उसे दे देना। अब तक उसने मुझसे 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक, 1 कप आटा और 1 बड़ी करछी मांगी है। मुझे लगता है कि जब लोग इस तरह की नियम की सूची देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ बिल्कुल साफ है। यानी अगर नियमों का पूरी तरह पालन किया तो 100% सुरक्षित रहोगे, और अगर एक भी नियम तोड़ा तो 100% मारे जाओगे। लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। जैसे ट्रैफिक के नियमों में कई तरह की परिस्थितियां और अपवाद होते हैं, वैसे ही इन नियमों की भी अपनी बारीकियां हैं। उदाहरण के लिए, शायद तुमने ध्यान दिया होगा कि इनमें से कुछ नियम एक दूसरे के उलट हैं। अगर कभी मुझे कैबिन की तरफ आते हुए पैरों के निशान उसी समय दिखाई दें जब चारों ओर घूमते हुए निशान या नया कैबिन दिखाई दे, तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। आखिर मैं करूं तो क्या? पैरों के निशानों की वजह से कैबिन छोड़ दूं या बाकी चीजों की वजह से अंदर ही रहूं? माता पिता की मौत के बाद से मैं हमेशा इसी स्थिति से डरती रहती हूं। हालांकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ, शायद इसलिए क्योंकि ये सारी घटनाएं इतनी दुर्लभ होती हैं कि 2 का एक साथ होना लगभग नामुमकिन है। या फिर शायद ये चीजें भी एक दूसरे से बचकर रहती हैं। नियमों की असंगति का एक और उदाहरण है। मैं गलती से 2 बार उस कमरे के डिवाइडर की तरफ सीधे देख चुकी हूं और हर बार मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। आज तक मैं ये समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। शायद इसलिए क्योंकि वो आधी रात से लेकर सुबह 3 बजे के बीच का समय था, या शायद इसलिए क्योंकि उस समय मैंने अपना चश्मा नहीं पहना हुआ था और उसे किसी तरह पता था कि मैं उसे साफ साफ देख ही नहीं सकती। ऐसी तमाम बातें मैंने अपनी डायरी के किनारों पर अलग से नोट कर रखी हैं, लेकिन आज तक मैं ये समझ नहीं पाई कि इस जगह की पूरी पहेली में उनका सही स्थान आखिर कहाँ है। शायद किसी दिन मैं ठीक ठीक समझ पाऊंगी कि इस जगह पर क्या हो सकता है और क्या नहीं। लेकिन मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद से पिछले 15 सालों से मैं अकेले ही इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हूं और अब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। उदाहरण के लिए, उस बूढ़ी औरत के बारे में मेरी डायरी में लिखा है, वो आमतौर पर रात 8 बजे से लेकर आधी रात के बीच आती है।
वो हमेशा दरवाजे पर 3 बार दस्तक देती है। वो हमेशा रसोई का कोई सामान या कोई बर्तन मांगेगी। रसोई में हमेशा मापने वाले कप और दूसरे बर्तन भरपूर मात्रा में रखो। उसे चीज़ों के अलग अलग प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोशेर नमक हो, समुद्री नमक हो या साधारण टेबल सॉल्ट हो। नमक नमक ही है। एहतियात के तौर पर उससे नजरें मत मिलाना और एहतियात के तौर पर उसे जवाब भी मत देना। जहां तक क्रॉल स्पेस में रहने वाली चीज का सवाल है, उसे इंसान कहना भी सही नहीं होगा। बेडरूम की अलमारी के कोने में लगी लकड़ी की पट्टी हमेशा कीलों से मजबूती से जड़ी रहनी चाहिए। उसके नीचे क्रॉल स्पेस में जाने का एक छोटा सा रास्ता है और हमें उसे अंदर आने नहीं देना है। खुशकिस्मती से अब तक शायद उसकी नज़र उस रास्ते पर नहीं पड़ी है। उस सुबह भी मैंने हमेशा की तरह अपनी रोज की जांच शुरू की। हर सुबह एक बार और हर रात एक बार मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि सब कुछ अपनी सही जगह पर है। मैं देखती हूँ कि घर का पश्चिमी हिस्सा ढका हुआ है। खिड़की से बाहर पैरों के निशानों पर नजर डालती हूँ। बेडरूम की अलमारी देखती हूँ और बाकी सारी चीजें भी। मैंने शुरुआत घर के पश्चिमी हिस्से से की। कई साल पहले मैंने कोशिश की थी कि उस हिस्से और बाकी घर के बीच एक पक्की दीवार बनवा दूं, लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। शायद उसे शांत रहने के लिए घर के पूर्वी हिस्से से आने वाली रोशनी की जरूरत होती है। इसलिए मैंने वहां शोजी शैली का एक रूम डिवाइडर लगा दिया। लकड़ी की चौखट पर तने हुए हल्के पारदर्शी चावल के कागज वाला, और किसी वजह से वो काम कर गया। वैसे वो हर समय वहां नहीं होता। लगभग 1/3 समय वो गायब रहता है, और जिन दिनों वो नहीं होता उन दिनों में हमेशा थोड़ी राहत की सांस लेती हूँ। मैंने अपनी जेब से छोटा सा आईना निकाला और पीछे की तरफ चलते हुए गलियारे में बढ़ने लगी। हर कदम के साथ आईने में दिखता प्रतिबिंब हल्का सा हिल रहा था। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, हाथ को बिल्कुल स्थिर रखने की कोशिश की। उस आईने में मुझे उस डिवाइडर का सफेद कागज दिखाई दे रहा था, जिस पर सुबह की धूप पड़कर उसे धुंधला और किसी दूसरी दुनिया जैसा बना रही थी। मैं धीरे धीरे उसके और करीब जाती रही और फिर मैं अचानक रुक गई। मेरा हाथ कांपने लगा क्योंकि रूम डिवाइडर के पीछे एक धुंधली सी छोटी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा बस मांस का एक धब्बा सा लग रहा था। उसने चमकीले बैंगनी और हरे नीले रंग का कोट पहन रखा था। सर पर एक छोटी सी नीली टोपी थी। वो रूम डिवाइडर के दूसरी तरफ बिल्कुल बिना हिले खड़ी थी। मैंने पूरी कोशिश की कि इस बात पर ध्यान न दूं कि उसके चेहरे पर आंखों की जगह कोई गहरे धब्बे नहीं थे और मुंह की जगह कोई गुलाबी निशान भी नहीं था। तभी उसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ हिलाया। मेरे हाथ से आईना गिर गया और मैं गलियारे से भागती हुई दूर निकल गई। उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया था। उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। मैंने तुरंत अपना लैपटॉप उठाया, डायरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने तय किया कि कुछ देर किसी कॉफ़ी शॉप चली जाऊंगी और वहां बैठकर सोचूंगी कि आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये सब इस घर में रहकर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो इस बार बाहर आ गया तो क्या होगा। अगर उसके हाथ हिलाने का कोई मतलब था तो क्या था। मैंने मेन दरवाज़ा खोला और कार की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन फिर मैं वहीं जड़ होकर रुक गई, क्योंकि सड़क के उस पार पेड़ों के बीच मुझे एक कैबिन दिखाई दिया। उसकी चिमनी से गाढ़ा धुआं लगातार निकल रहा था। उसकी खिड़कियों से गर्म नीली रोशनी बाहर फैल रही थी। हवा में मांस और मसालों की स्वादिष्ट खुशबू तैर रही थी। मैं तुरंत पलटकर वापस घर के अंदर भागी। मैंने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया
बिस्तर पर गिर पड़ी और अपने बिखरे हुए विचारों को संभालने की कोशिश करने लगी। उस बच्चे ने भी पहले मेरे साथ किसी तरह का संपर्क किया था, मेरा मतलब कुछ हद तक। एक बार मैंने उसकी मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनी थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वो पूरी तरह शांत हो चुका था। एक बार वो रूम डिवाइडर की तरफ थोड़ा झुक भी गया था, जिससे उसका आधा शरीर कुछ साफ दिखाई देने लगा था। उस दृश्य की याद मैं अपने दिमाग से मिटाने की बहुत कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन उसने पहले कभी मेरी तरफ हाथ नहीं हिलाया था। उसने कभी इस तरह सीधे मुझसे संपर्क नहीं किया था। मैंने अपनी मेज पर रखा सारा सामान उलटना शुरू कर दिया। मेरी डायरी वहां नहीं थी। मैंने झांक कर लिविंग रूम की तरफ देखा, वो रसोई की मेज पर भी नहीं थी। मैंने उसे रखा कहाँ था? आखिरकार मैंने एक छोटे से कागज के टुकड़े पर यह बात लिख ली और उसे अपनी मेज पर रख दिया। जब डायरी मिल जाएगी तब उसमें लिख दूंगी। लेकिन उस रात सोने तक भी मुझे डायरी नहीं मिली। तुम हमेशा अपनी चीजें खो देती हो, मैंने खुद को डांटा। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही और कंबल को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। उस रात बहुत ठंड थी और जलाने वाली लकड़ी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह मुझे बाहर जाकर और लकड़ी काटनी ही पड़ेगी। अगली सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले फिर से डायरी ढूंढनी शुरू की। उसके बाद मैंने अपने कोट और जूते पहने, गैरेज से कुल्हाड़ी उठाई और नई लकड़ियां चीरने के लिए तैयार हो गई। ठंड अब दीवारों के आर पार घर के अंदर तक घुसने लगी थी और फायरप्लेस में सिर्फ धीमी धीमी सुलगती चिंगारियां बची थीं। मैंने दरवाजा खोला और उन्हें देखा। पैरों के निशान, अनगिनत पैरों के निशान। वो पूरे कैबिन के चारों ओर घूम रहे थे, घूमते घूमते एक सर्कल बनाते हुए कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे और ताजी बिल्कुल साफ बर्फ को बिगाड़ चुके थे। नहीं, अब मैं बाहर नहीं जा सकती। मैंने फायरप्लेस में बुझती हुई चिंगारियों की तरफ देखा। आज रात बहुत ठंडी होने वाली थी, बहुत ज्यादा ठंडी। लेकिन मैं अगली सुबह तक घर से बाहर नहीं निकल सकती थी जब तक ये पैरों के निशान गायब ना हो जाएं। अगले 24 घंटे बहुत मुश्किल होने वाले थे। लेकिन जब मैं खिड़की के सामने खड़ी उन निशानों को देख रही थी, तभी मेरे मन में एक सिहरन पैदा कर देने वाला ख्याल आया। ये पैरों के निशान बहुत कम दिखाई देते थे, आमतौर पर साल में सिर्फ कुछ ही बार, और ज्यादातर पतझड़ के मौसम में, बसंत में नहीं। लेकिन इस बार ये ठीक उसी दिन दिखाई दिए थे जब मुझे सबसे ज्यादा लकड़ी की जरूरत थी। यह सब सिर्फ एक संयोग से कहीं ज्यादा लग रहा था। मैंने सोचा, उन्हें कैसे पता हो सकता है कि मेरी लकड़ी खत्म होने वाली है? और फिर पहले भी तो कई बार मुझे लकड़ी, खाना या पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ा है। उन्होंने कभी जानबूझकर घर को घेरकर मुझे बाहर निकलने से नहीं रोका। हम दोनों बस ऐसी अलग अलग दुनिया के जीव थे जो एक दूसरे को तब तक नजरअंदाज करते थे जब तक हमारे रास्ते आपस में न टकरा जाएं, जब तक कि उन्हें मेरी डायरी न मिल गई हो। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें पता चल गया होगा कि पैरों के निशान दिखाई देने पर मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती, और चिमनी से निकलता कम होता धुआं देखकर उन्हें यह भी समझ आ गया होगा कि मेरे पास जलाने की लकड़ी कम बची है। ये सब बिल्कुल बेतुकी बात थी, या फिर क्या ये बात सच में थी? लेकिन डायरी अब भी मिली नहीं थी। आखिरी बार वो मेरे हाथ में तब थी। मैंने अचानक अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उस बच्चे को हाथ हिलाते देखने के बाद मैं डायरी लेकर बाहर भागी थी। क्या वो बाहर गिर गई थी? लैपटॉप तो अभी भी मेरे पास था, लेकिन क्या मेरी डायरी मेरे हाथ से बाहर गिर गई थी? मैं थोड़ा आगे झुककर
खिड़की से बाहर बर्फ में देखने लगी। मेरी डायरी वहां नहीं थी। अगर वो सच में गिर गई थी तो कोई या कुछ उसे उठा ले गया था। मैंने सोचा, तुम बस बेवजह वहम कर रही हो और किसी भी बात को पकड़कर उससे मतलब निकालने की कोशिश कर रही हो। मैं सुबह की हल्की नीली रोशनी में चमकते उन पैरों के निशानों को खिड़की से बाहर देखती रही। मैंने अपना स्वेटर अपने चारों ओर और कस कर लपेट लिया। आज का दिन बहुत लंबा होने वाला था। उस रात मैं अपने बेडरूम में दरवाजा बंद करके बैठी थी। एक बार फिर घर के पश्चिमी हिस्से में उस बच्चे को देखकर आई थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बाहर आने वाला है। हालांकि उसने मुझे फिर से हाथ हिलाकर इशारा किया था और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बहुत ज्यादा हड्डियां जमा देने वाली ठंड थी। मैंने टी शर्ट पहन रखी थी, उसके ऊपर स्वेटर और फिर उसके ऊपर जिप लगी फ्लीस जैकेट। उसके बाद मैंने खुद को कंबल में पूरी तरह लपेट लिया था और उसका एक हिस्सा अपने चेहरे पर भी रख लिया था ताकि सांस से निकलने वाली गर्म हवा अंदर ही रहे। फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। मेरे कान ठंड से सुन्न हो रहे थे। मेरा चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। वो ठंड किसी भूख की तरह थी जो मेरे शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे कुतर रही थी। मैंने खुद का ध्यान किताब पढ़ने में लगाने की कोशिश की। इंटरनेट फिर से ठीक से काम नहीं कर रहा था और मुझे अच्छा कनेक्शन नहीं मिल रहा था। मेरा बॉयफ्रेंड माइकल मुझे लगातार मैसेज कर रहा था, लेकिन मैं उसे एक भी जवाब नहीं भेज पा रही थी। सच कहूं तो इस बार मुझे यही अच्छा लग रहा था। मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन तभी रात करीब 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 बार। मैंने कभी उस दस्तक को नजरअंदाज नहीं किया था, इसलिए मैं भारी कदमों से बिस्तर से उठी, लिविंग रूम तक गई और पीप होल से बाहर झांका। बूढ़ी औरत मुझे घूर रही थी। पीप होल के फिश आई लेंस की वजह से उसका चेहरा भयानक और विकृत दिखाई दे रहा था। उसके लगभग गंजे सर पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अगर इस जगह की बाकी चीजों से तुलना करूं तो वो बूढ़ी औरत सबसे कम खतरनाक चीजों में से एक थी। मुझे उससे कभी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मैं हल्का सा मुस्कुराई और अपनी नजर उसके कंधे के ऊपर बरामदे की लकड़ी की रेलिंग में बने गोल लकड़ी के पैटर्न पर टिकाकर खड़ी हो गई। मैं उसके बोलने का इंतजार करने लगी। मुझे 1 चम्मच नमक चाहिए। बोलते समय उसका सर हल्का हल्का डोल रहा था और उसकी आवाज अजीब तरह से कांप रही थी। मैंने सर हिलाया और घर के अंदर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसने पीछे से पुकारा, सुनो, प्लीज सी सॉल्ट ही देना। मैं वहीं जम गई। उसने पहले कभी नमक का प्रकार नहीं बताया था। मैं धीरे धीरे पलटी। मैंने उसकी आंखों में सीधे नहीं देखा, लेकिन बगल से भी साफ दिखाई दे रहा था कि वो मुस्कुरा रही थी। उसे पता चल गया था। मेरे चेहरे का सारा खून जैसे एक पल में उतर गया। उनके पास मेरी डायरी है। उन्हें सब पता है, सब कुछ। मैं भागकर रसोई में पहुंची और सीधे पेंट्री खोल दी। शीशियों के टकराने की आवाज गूंज उठी। डब्बे एक दूसरे पर गिर पड़े। धत! घर में सिर्फ कोशेर नमक का एक डब्बा था और एक बहुत छोटी नमकदानी जिसमें शायद सी सॉल्ट था भी नहीं, और अगर था भी तो उसमें 1 चम्मच जितना नमक नहीं बचा था। तो उसमें 1 चम्मच जितना भी, और अगर था भी तो उसमें 1 चम्मच जितना नमक भी नहीं बचा था। बाकी नमक किनारों पर जमकर सख्त हो चुका था। मैं इंतजार कर रही हूं डियर। बरामदे से बूढ़ी औरत की गुनगुनाती हुई आवाज आई। मैंने नमकदानी का ढक्कन खोला, एक चम्मच उठाया
और उसके किनारों पर जमे नमक को खुरचने लगी। थोड़ा सा नमक निकल आया। मैंने गहरी सांस रोकी और खुले दरवाजे तक जाकर चम्मच उसकी तरफ बढ़ा दी। 1 चम्मच सी सॉल्ट। कुछ पल तक वो बस मुझे मुस्कुराती देखती रही। बरामदे की पीली रोशनी में उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। मैं लगातार रेलिंग के उसी लकड़ी वाले गोल निशान को देखती रही। मैंने अपनी नजर वहीं टिकाए रखी, लेकिन फिर अपनी नजर के कोने से मैंने देखा कि उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा था। उसका जबड़ा धीरे धीरे नीचे खिसकता हुआ सीधे उसकी छाती तक पहुंच गया था। उसका मुंह एक लंबी काली अंडाकार खाई की तरह फैल गया। उसे अच्छे से देखने की इच्छा को रोकने में मेरी पूरी ताकत लग रही थी। मैंने उसे धुंधला ही रहने दिया, अपना ध्यान हटने नहीं दिया। फिर वो अचानक मेरी झपटी झपटी और मैंने पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने घबराहट में एक एक करके सारे लॉक बंद कर दिए। इससे पहले मैंने सिर्फ एक बार उसकी मांग पूरी नहीं की थी। वो पहली बार था जब वो मेरे घर आई थी। उस समय मुझे लगा था कि दरवाजा बंद रखना उसे खोलने से ज्यादा सुरक्षित होगा। उस रात की यादें अब बिजली की चमक की तरह मेरे दिमाग में लौट आईं। छत पर खरोंचने की आवाज, दीवारों के अंदर से आती धप धप, रात के 2 बजे कुछ फटने की आवाज, ड्राई वॉल में पड़ी एक लंबी दरार, एक टेढ़ा मेढ़ा झुर्रियों से भरा नंगा शरीर और एक मुस्कान। मैं भागकर गेस्ट बेडरूम में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं हांफते हुए पलटी, लेकिन ऐसे किसी प्राणी से कोई खुद को बचाए भी कैसे, जो दीवारों को चीर कर काट सकता हो। मैंने तो हर वो काम किया था जो कर सकती थी। मैंने छत तक बदलवा दी थी ताकि वो अंदर ना आ सके। मैं हमेशा पेंट्री को सामान से भरा रखती थी, लेकिन उसने पहले कभी किसी चीज का खास प्रकार नहीं मांगा था। और नमक, खासकर नमक, वो किसी भी नमक से मान जाती थी। यही तो मैंने अपनी डायरी में लिखा था। इसका मतलब पक्का था, उनके पास मेरी डायरी थी। उन्होंने उसे चुरा लिया था। जो बातें मैंने किनारों पर अलग से लिखी थी, जो नोट्स मैंने खुद को सुरक्षित रखने के लिए बनाए थे, उन्हें अब सब पता था। मैं सुबह तक घर से बाहर नहीं निकल सकती थी जब तक वो पैरों के निशान गायब ना हो जाएं। बर्फ जैसी ठंडी हवा घर से टकरा रही थी। वो दीवारों की दरारों से भीतर घुसती हुई मेरी गर्दन के पीछे से सरक रही थी। मैं कांप उठी। फायरप्लेस की आग बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। छत पर लगातार आती धप धप की आवाजों से साफ लग रहा था कि वो बूढ़ी औरत एक बार फिर मेरी दीवारों के अंदर घुसने का रास्ता तलाश रही थी। मैं बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर वो पैरों के निशान थे। मैं पूरी तरह फंस चुकी थी। और तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, 3 बार। लेकिन अब मैं बूढ़ी औरत को अपनी दीवारों के भीतर रेंगते हुए सुन सकती थी। इसका मतलब था दरवाजे पर वो नहीं थी। मैंने तुरंत अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और दौड़कर मेन दरवाजे तक पहुंची और अपना कान दरवाजे से लगा दिया। नोरा! दरवाजे के दूसरी तरफ से एक धीमी सी आवाज आई। डैडी! मेरे मुंह से फुसफुसाहट निकली। मैं हूं बेटा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। और अब आप समझ गए होंगे कि मैं ये जगह छोड़कर क्यों नहीं जाती, क्यों मैं अपनी जान जोखिम में डालकर भी इन नियमों का पालन करती हूं और हर रहस्य को समझने की कोशिश करती रहती हूं ताकि ये जगह सुरक्षित बनी रहे, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे मैं एक बार फिर उनकी आवाजें सुन सकती थी। मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैंने फुसफुसा कर कहा। वो बूढ़ी औरत, वो यहां है।
और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे माफ कर दो बेटा। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो प्लीज? नहीं, मैंने धीरे से कहा। माँ और पापा ने मुझे कभी दरवाजा खोलने नहीं दिया था, यहां तक कि पीप होल से देखने भी नहीं दिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें इस रूप में देखूं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी मुस्कुराती हुई यादों की जगह मेरे मन में उनकी सड़ी गली बर्फ में जमी हुई वो भयानक शक्ल हमेशा के लिए बस जाए। मेरे गालों पर आंसू लगातार बह रहे थे और दीवारों के भीतर से आती धप धप की आवाजें अब पहले से भी ज्यादा तेज होती जा रही थीं। मैंने हमेशा हर नियम का ध्यान रखा था, हर बार पूरी सावधानी बरती थी। मैंने अपने हाथ पर बने चमकदार सफेद निशान पर उंगलियां फेर लीं। मुझे दर्द से डर नहीं लगता था, डर तो उसके चेहरे से लगता था, उसके उस जबड़े से जो उसकी छाती तक लटक जाता था, उसके मुंह के भीतर फैले उस असीम काले अंधेरे से जो ऐसा लगता था जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। अगर वो अंदर आ गई तो? मैंने फुसफुसाकर पूछा। मुझे नहीं पता कि मोटी लकड़ी के दरवाजे के उस पार खड़े मेरे पिता मेरी आवाज कैसे सुन पा रहे थे, लेकिन उन्होंने सुन लिया। मुझे पता है तुम बच निकलोगी, मेरे पिता की भारी भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। उतना ही यकीन है जितना इस बात का है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं, मैंने जवाब दिया। मैं महसूस कर सकती थी कि उनकी मौजूदगी धीरे धीरे मुझसे दूर जा रही है, जैसे वो मेरे ही अस्तित्व का कोई हिस्सा हो जो मुझसे अलग होकर हवा में बिखर रहा हो। वो जा चुके थे। मैं सिसकते हुए जमीन पर बैठ गई और अपने घुटनों को सीने से लगाकर सिकुड़ गई। ये कभी भी काफी नहीं होता था। जब मुझे मूसलाधार बारिश चाहिए होती थी तब मुझे बस एक बूंद मिलती थी, लेकिन उस बूंद के लिए भी मैं सब कुछ देने को तैयार थी। दीवारों के अंदर से फटने चीरने की आवाजें और तेज हो गईं। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि दरवाजा खोलूं और सीधे कार तक भाग जाऊं, उन पैरों के निशानों को भूल जाऊं, उस बेवकूफ नियम को भी कि मैं अपने पिता को देख नहीं सकती, और उस बूढ़ी औरत को भी भूल जाऊं जो मेरी दीवार के भीतर रेंग रही थी। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा सर किसी पेड़ से लटका होगा और फिर मैं कभी अपने माता पिता की आवाज नहीं सुन पाऊंगी। मैं गैरेज में गई और दीवार से टिकाकर रखी कुल्हाड़ी उठा ली। मैंने उसे दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ा और वापस लिविंग रूम में आ गई। मैं दीवार पर टंगे हिरन के सर की बेजान काली आंखों को घूरती रही और उसी दौरान दीवारों के भीतर से आती फटने की आवाजों को सुनती रही। मैं 2 कदम बाईं तरफ बढ़ी, फिर 1 कदम पीछे आई। मैंने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे दीवार थपथपाई ताकि ठीक उसी जगह का पता लगा सकूं जहां से आवाज आ रही थी, और वहीं मैंने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से वार कर दिया। फिर एक और वार, फिर एक और फिर लगातार बार बार। मेरी आंखें आधी बंद थीं। मैं देखने से बहुत डर रही थी। मैं किसी पागल इंसान की तरह लगातार कुल्हाड़ी चलाती रही। मेरे अंदर जितना दर्द, जितना डर और जितना गुस्सा जमा था, अब मैं इसे और सहने नहीं वाली थी। कुल्हाड़ी दीवार को ऐसे चीरती चली गई मानो वो कागज की बनी हो। जब मेरे हाथों में इतनी भी ताकत नहीं बची कि मैं कुल्हाड़ी फिर से उठा सकूं, तब मैं पीछे हट गई और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। दीवार के अंदर गहरे रंग का एक तरल फैला हुआ था। लकड़ी के फ्रेम पर कुछ सफेद बाल भी चिपके हुए थे, लेकिन वो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। अब मुझे धप-धप की आवाज कहीं ऊपर से सुनाई दे रही थी। आवाज बेताल थी और ऐसा लग रहा था
जैसे कोई लंगड़ाते हुए भाग रहा हो। उसी समय खिड़की के बाहर मेरी नजर के कोने में कुछ तेजी से हिलता हुआ दिखाई दिया, कुछ जो छत से नीचे गिरा था। गहरे रंग का तरल बर्फ पर टपक रहा था और फिर एक परछाई जंगल की तरफ भागती हुई गायब हो गई। आज रात मैंने उस बूढ़ी औरत से छुटकारा पा लिया था। अगली सुबह पैरों के निशान अब भी वहीं थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे बूढ़ी औरत का किसी खास तरह का नमक मांगना, और ठीक वैसे ही जैसे उस बच्चे का मुझे हाथ हिलाना। हालांकि अब मुझे लग रहा था कि बच्चे का हाथ हिलाने का मेरी डायरी से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि मेरी डायरी तो उसके हाथ हिलाने के बाद खोई थी, जब तक कि पीनट बटर का जार खोलने की कोशिश करते हुए मेरे हाथ अचानक वहीं रुक गए। मैं खिड़की से बाहर बैकयार्ड की तरफ देखने लगी। सफेद चादर जैसी चमकती बर्फ, उस पर घूमते हुए पैरों के निशान और बर्फ से ढके चीड़ के पेड़, जब तक कि उसने मुझे जानबूझकर डराने की कोशिश न की हो। मुझे समझ आने लगा उसने मुझे जानबूझकर डराने की कोशिश की थी, ताकि मैं घबरा जाऊं और कोई गलती कर बैठूं। मैं आज तक ये तय नहीं कर पाई थी कि इस घर में रहने वाली ये चीजें सचमुच सोच समझ सकती हैं या नहीं। एक तरफ ऐसा लगता था कि वो बस कुछ तयशुदा हरकतों में फंसी हुई हैं, मानो किसी नियम या किसी आदेश का पालन कर रही हों, जैसे उनमें चेतना की सिर्फ एक हल्की सी चिंगारी बची हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर उस बच्चे ने मुझे डराने के लिए हाथ हिलाया था, अगर बूढ़ी औरत ने मेरी डायरी पढ़कर अपना व्यवहार बदला था, तो इसका मतलब वो सचमुच सोच सकती थी। मैंने पूरा दिन घर के अंदर ही बिताया। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मोबाइल का सिग्नल कुछ देर के लिए वापस आया तो माइकल के और भी कई मैसेज आ गए, लेकिन मैंने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। उससे रिश्ता शुरू करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यह सब बहुत ज्यादा खतरनाक था। शाम ढलने लगी। चीड़ के पेड़ों के पीछे डूबता सूरज खून की तरह लाल दिखाई दे रहा था। सोने और लाल रंग की रोशनी बर्फ पर पड़कर उसे गुलाबी बना रही थी। फिर धीरे धीरे शाम का गहरा नीला रंग पूरे आसमान पर छा गया, और यही वो समय था जब कैबिन के नीचे क्रॉल स्पेस में रहने वाली चीज जाग गई। हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत मेरे पैरों के नीचे से आती धप धप की आवाज से हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरा का पूरा आदमी चारों हाथ पैरों के बल फर्श के नीचे रेंग रहा हो, और जितनी तेजी से हो सके एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहा हो। मैंने आज तक कभी नहीं देखा था कि नीचे आखिर है क्या। बस मेरे दिमाग में उसकी यही तस्वीर बनी हुई थी। कुछ मिनट तक यही चलता रहा, और फिर अचानक आवाज बदल गई। अब एक एक करके धप की आवाज आने लगी, वो भी घर के पूर्वी हिस्से से। मैं तुरंत सोफे से उछलकर खड़ी हो गई और दौड़ती हुई अपने बेडरूम में पहुंची। धप धप की आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। वही सबसे कमजोर जगह थी। मैंने धीरे धीरे अलमारी के दरवाजे खोले और नीचे फर्श की तरफ देखा। प्लाईवुड की चादर जोर जोर से कांप रही थी, क्योंकि नीचे मौजूद वो चीज पूरी ताकत से उसे धक्का मार रही थी। मैंने तुरंत अलमारी बंद कर दी। मैं हार्डवेयर वाले दराज में कुछ ढूंढने लगी, और आखिरकार मुझे वो मिल गया, एक एक्स्ट्रा डेड बोल्ट। मैं ऐसे नए डेड बोल्ट हमेशा लगाती रहती थी। मैंने ड्रिल उठाई और काम शुरू कर दिया। उधर धप धप की आवाजें लगातार तेज होती जा रही थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा जोर लगाकर पूरी ताकत से प्लाईवुड पर वार कर रही थी। मैंने पहला स्क्रू ड्रिल से कस दिया। प्लाईवुड की एक पट्टी चटकने लगी। दूसरा स्क्रू कसते समय
मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डेडबोल्ट घुमाकर लॉक कर दिया और दरवाजों को घूरते हुए धीरे धीरे पीछे हट गई। मैं वापस लिविंग रूम में दौड़ी और बेडरूम के दरवाजे के सामने जो भी सामान मिला उससे उसे रोकने लगी। मेरे पास अब कोई और डेडबोल्ट नहीं बचा था, तो मैंने कुर्सी उठाई और उसे दरवाजे के हैंडल के नीचे इस तरह फंसा दिया कि दरवाजा खुल ही ना सके। और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, बजरी पर चलते टायरों की चरमराहट। मैंने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में 2 हेडलाइट चमक रही थी। मैं वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। कार का दरवाजा खुला, उसमें से एक लंबा आदमी बाहर उतरा। वो दरवाजे तक आया और दस्तक दी। नौरा, क्या तुम अंदर हो? मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। माइकल यहां नहीं हो सकता था, वो यहां नहीं आ सकता। मैंने आंखें और भी जोर से भींच ली, मानो ऐसा करने से वो गायब हो जाएगा। जब मैंने आंखें खोली, वो अब भी वहीं था। वो फिर से दस्तक देने के लिए अपना हाथ उठा रहा था और उसके पीछे मैं मुश्किल से एक आकृति देख पा रही थी, एक परछाई, वही चीज जो उन पैरों के निशान बनाती थी, वही जिसे लोगों के सर काटना पसंद था। वो असंभव रूप से लंबी और बहुत पतली थी। बरामदे की रोशनी से कई गज दूर बर्फ में बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई थी। मैंने तुरंत दरवाजे के सारे लॉक खोले और झटके से दरवाजा खोल दिया। अंदर आओ। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूरी ताकत से उसे अंदर खींच लिया। वो लड़खड़ाकर अंदर गिरा और मैंने तुरंत दरवाजा बंद करके सारे डेडबोल्ट फिर से लगा दिए। यहां तो बहुत ज्यादा ठंड है, उसने अपने हाथ खुद के चारों ओर लपेटते हुए कहा। क्या तुम ठीक हो नौरा? मैंने तुमसे कहा था कि यहां कभी मत आना। हाँ, लेकिन तुम फोन का जवाब ही नहीं दे रही थी। 2 दिन हो गए थे। आखिर मैं क्या करता? यहां नहीं आता। तुम्हें मेरा पता मिला कैसे? मैंने पूछा। मैंने तुम्हारे भाई से पूछा था। तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। नहीं, इस वक्त नहीं, कल सुबह, जब वो पैरों के निशान गायब हो जाएंगे। क्या? वो मुझे घूरने लगा। तुम्हें यहां कभी नहीं आना चाहिए था। तुम आखिर क्या खेल खेल रही हो? क्या अलमारी में कोई और आदमी छिपा रखा है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि तुम्हारा व्यवहार बहुत अजीब है। क्या तुम्हें लगता है कि 48 घंटे तक दुनिया से पूरी तरह गायब रहना ठीक बात है? नौरा, हमें डेट करते हुए लगभग 1 साल हो गया है। मैं तो सोच रहा था कि हम। वो अचानक चुप हो गया, लेकिन मैं समझ गई थी कि वो क्या कहने वाला था। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने पहले से कहीं नरम आवाज में कहा, मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, लेकिन तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। देखो, ये सब समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि यहां सुरक्षित कैसे रहना है, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम आखिर कह क्या रही हो? यहां कुछ चीजें हैं, बहुत बुरी चीजें। सबसे पहली बात, उस रूम डिवाइडर के आगे कभी मत जाना। मैंने घर के पश्चिमी हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा। और उस डिवाइडर को सीधे कभी मत देखना। उसने आंखें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा। तुम ये सब आखिर कह क्या रही हो? यही वजह थी कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहां कभी आओ। मुझे पता था तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर बिना कुछ बोले उसे बंद कर लिया। वो मेरे पास से गुजरकर सोफे पर बैठ गया। बस, मुझे सब कुछ बताओ, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने गहरी सांस ली। ये घर कुछ हद तक भूतिया है और यहां जिंदा रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है।
लेकिन अब उनके हाथ मेरी डायरी लग गई है और वो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उसे एक एक करके सारे नियम समझा दिए। फिर उसकी नजर दीवार में बने उस बड़े छेद पर गई। अंदर गहरे रंग का खून फैला हुआ था। और ये क्या है? उसने पूछा। ये उन चीजों में से एक का है। वो बूढ़ी औरत अंदर घुसाई थी, मैंने कहा। वो चुपचाप उस छेद को देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे पूरा घर नजरों से देखा, सिवाय पश्चिमी हिस्से के। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, सर हिलाया और मेरी तरफ देखा। चलो यहां से निकलते हैं। अगर तुम्हारा मन इतनी दूर गाड़ी चलाने का नहीं है तो हम किसी होटल में रुक जाएंगे। मैं नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि जो चीज वो पैरों के निशान बनाती है वो अभी भी बाहर है। अगर हम अभी निकले तो मारे जाएंगे। मैं चुपचाप फर्श की तरफ देखने लगी। नौरा, तुम आखिर यहां रहती क्यों हो? मैंने नजरें उठाए बिना कहा। मेरे माता पिता कभी कभी मुझसे मिलने आते हैं। कुछ पल तक पूरी खामोशी छाई रही। मुझे लगा था तुम्हारे माता पिता तो मर चुके हैं। हाँ, वो मर चुके हैं। फिर एक और लंबी खामोशी, इतनी भारी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। वो आत्माएं हैं, भूत हैं, या जो भी उन्हें कहा जाए, लेकिन वो मुझसे मिलने आते हैं। मैं दरवाजे के उस पार उनकी आवाज सुन सकती हूं। मैंने आखिरकार उसकी तरफ देखा। मैं फिर से उनकी आवाज सुन पाती हूं। ठीक है, मान लिया कि उनकी आत्माएं तुमसे मिलने आती हैं और वो तुम्हारे साथ यहां से जा नहीं सकती। और उन दोनों की मौत भी यहीं हुई थी, इसीलिए वो इस जगह से बंधी हुई हैं। नौरा, उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें यहां खतरे में रहने के बजाय सुरक्षित देखना ज्यादा पसंद करेंगे। नहीं, मैंने तुरंत कहा। वो चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं। उन्हें मेरी बहुत याद आती है। दुनिया का कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा अपनी जान इस तरह खतरे में डाले। मैंने झटके से उसका हाथ हटा दिया। क्या तुम कह रहे हो मेरे माता पिता अच्छे माँ बाप नहीं थे? नहीं नौरा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और उसके बाद एक बहुत हल्की हवा जैसी कांपती आवाज सुनाई दी। बेटा, देखा, ये मेरी मां है। वो आ गई हैं। मेरी आंखों में आंसू भर आए, गला भर्रा गया। माइकल ने दरवाजे की तरफ घूर कर देखा और फिर मेरी तरफ देखा और अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। बिना कोई आवाज किए वो धीरे धीरे मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। बेटा, क्या तुम अंदर हो? मेरी मां की आवाज फिर से आई। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठने लगी ताकि उनसे कह सकूं कि हां, मैं यहीं हूं, बिल्कुल यहीं हूं। श्श्श, माइकल ने फुसफुसा कर कहा। माइकल धीरे धीरे अपना चेहरा पीप होल के पास ले गया। उसने बाहर झांका और अगले ही पल वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। माइकल, मैंने कहा। वो तुम्हारी मां नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे पता है, अब वो पहले जैसी नहीं दिखती। काफी समय हो गया है। नहीं नौरा, तुम समझ नहीं रही हो। बाहर जो चीज खड़ी है वो कभी भी किसी भी हालत में तुम्हारी मां नहीं हो सकती। मैं अंधेरे में उसे घूरती रह गई। वो भी मुझे ही देख रहा था। हर भारी सांस के साथ उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया और उसने तुरंत अपना हाथ फैलाकर मुझे रोक दिया। ऐसा मत करो प्लीज बेटा, मेरी मां की आवाज फिर से सुनाई दी। नौरा,
नहीं, माइकल, प्लीज, मैंने फुसफुसाते हुए कहा और माइकल से छूटने की कोशिश करने लगी। मैं उसके बगल से निकलना चाहती थी, लेकिन उसने अपने शरीर से मेरा रास्ता रोक लिया। नौरा, प्लीज मत करो। बाहर से मेरी मां की आवाज फिर से आई। क्या तुम मुझसे नाराज हो? प्लीज बेटा, मुझसे नाराज मत हो। मैं यही हूं, मैं पूरी ताकत से चिल्लाई। मैं उसके हाथ के नीचे से झुककर निकल गई और दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन माइकल ने मुझे पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से मुझे पीछे खींच लिया। मेरा पूरा शरीर उसके जोर के झटके से पीछे चला गया। वो मुझे घसीटते हुए गेस्ट बेडरूम तक ले गया। मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती रही, उससे लड़ती रही, लेकिन उसने दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। अब उन्हें लगेगा कि मैं उनसे नाराज हूं, मैं रोते हुए बोली। उसने बस धीरे से अपना सर हिला दिया। लेकिन क्या मैं हमेशा से ये नहीं जानती थी? ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा हो, जैसे मेरी आंखों से आखिरकार वो पर्दा हट रहा हो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये पहले से पता था। उन्होंने कभी मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा था। मैंने भी उनसे कोई ऐसी बात नहीं पूछी जिससे उनकी सच्चाई सामने आ जाती, क्योंकि मैं पूछना ही नहीं चाहती थी। मेरे मन के सबसे गहरे हिस्से में मैं उन जवाबों से बहुत डरती थी। मुझे माफ कर दो, माइकल ने मेरे सर पर हल्का सा चुंबन देते हुए कहा। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। ठीक है, अगर कल सुबह तक वो पैरों के निशान गायब हो गए तो हम यहां से चले जाएंगे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। मेरे बेडरूम से आती जोरदार धपधप की आवाजों से लग रहा था कि क्रॉल स्पेस वाली चीज अब बाहर निकल चुकी थी, लेकिन वो अब भी अलमारी के अंदर बंद थी। उम्मीद थी कि वो सुबह तक वहीं बंद रहेगी। मैंने दरवाजा बंद किया और बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाने लगी। फिर मैं खिड़की तक गई और ब्लाइंड्स को थोड़ा सा हटाकर बाहर देखा। मन में उम्मीद थी शायद किसी तरह वो पैरों के निशान मिट चुके हों, लेकिन वो अब भी वहीं थे। हालांकि मुझे कुछ और भी दिखाई दिया। पेड़ों की कतार से घर की तरफ आते हुए पैरों के निशानों की सिर्फ एक ही लाइन थी और वापस जाते हुए एक भी निशान नहीं था। यह वही सिचुएशन थी जिससे मैं हमेशा डरती थी। नियमों के अनुसार अगर घर की तरफ आते हुए पैरों के निशान दिखाई दें और वापस जाते हुए कोई निशान ना हो तो हमें तुरंत कैबिन छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर पैरों के निशान पूरे घर को भी घेर रहे हों तो हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि ऐसे समय क्या होता है जब दोनों तरह के निशान एक साथ दिखाई दे। यह उन नियमों में से एक था जो मैंने अपनी परदादी की डायरी से लिया था, लेकिन मैं यहां रुककर उसका जवाब जानना नहीं चाहती थी। तभी धप की आवाज आई। मैं और माइकल, हम दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। अटारी में कुछ था। ये क्या था? माइकल ने पूछा। फिर हमें तेज तेज भागते कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, अटारी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर वापस, बार 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 बार। फिर वो आवाज ठीक हमारे सर के ऊपर आकर रुक गई, मानो उसे ठीक ठीक पता हो कि हम यहीं खड़े हैं। और फिर खरोचने की आवाज आने लगी। क्या वो भी बूढ़ी औरत की तरह दीवार फाड़कर अंदर आ सकता था? हमें अभी यहां से निकलना होगा, मैंने कहा। लेकिन तुमने तो कहा था कि बाहर वो चीज। माइकल ने ऊपर की तरफ इशारा किया। तुम्हारी कार दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी है, हमें बस दौड़कर वहां तक पहुंचना होगा। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि लकड़ी टूटने की आवाज गूंज उठी।
ड्राईवॉल में एक टेढ़ी मेढ़ी दरार उभर आई। उसमें से धूल बाहर उड़ी और एक लंबी पीली हड्डियों जैसी उंगली बाहर निकली और फिर पूरा हाथ। उसकी त्वचा गीली थी और अजीब तरह से चमक रही थी। वो पागलों की तरह दीवार को फाड़ रहा था, छेद को और बड़ा कर रहा था। मैं दौड़कर दरवाजे तक पहुंची और उसे खोल दिया। माइकल मेरे पीछे था। हम दोनों बेडरूम के सामने से भागे। उसी समय अंदर से कोई चीज चीख रही थी और पूरी ताकत से दीवारों पर खुद को पटक रही थी। गलियारे से भागते हुए मुझे घर के पश्चिमी हिस्से से उस बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई दी। हम मेन दरवाजे तक पहुंचे। मेरे हाथ घबराहट में एक एक करके सारे लॉक खोलने लगे। तैयार? मैंने पूछा। तैयार। 3, 2, 1, भागो। मैंने दरवाजा पूरी ताकत से खोल दिया और हम दोनों बाहर भागे। मेरे पैर बर्फ पर जोर जोर से पड़ रहे थे। ठंडी हवा मेरे चेहरे और गर्दन को काट रही थी। मैं सीधी कार के पैसेंजर वाले दरवाजे की तरफ दौड़ी। बेटा, मेरी मां की आवाज आई। मैं वहीं रुक गई और कार की खिड़की की तरफ देखने लगी। कार में बैठो, मैं मन ही मन खुद पर चिल्लाई। वो मां नहीं है, वो मां नहीं हो सकती। लेकिन मेरा शरीर जैसे जम गया था। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैंने घर के अंदर तुम्हारी चीखें सुनी थी। मेरे पीछे बर्फ पर किसी के चलने की चरमराहट सुनाई दी। माइकल पहले ही ड्राइवर सीट पर बैठ चुका था और पूरी ताकत से मुझ पर चिल्ला रहा था, नोरा, अंदर बैठो अभी। उसी समय कार की खिड़की में पड़ते प्रतिबिंब के ऊपर मेरे पीछे से एक परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। मैंने झटके से दरवाजे का हैंडल खींचा और अंदर कूद गई। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसी पल कुछ बहुत विशाल चीज कार के उस हिस्से से टकराई जहां 1 सेकंड पहले मैं खड़ी थी। वो मेरी मां तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। इंजन जोर से गरजा और कार ड्राइवे से निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस कैबिन की तरफ देखा। घर के पश्चिमी हिस्से की खिड़की में एक बच्चे की परछाई कांच से चिपकी हुई दिखाई दे रही थी। उसका शरीर अजीब तरह से टेढ़ा मेढ़ा और विकृत था। लिविंग रूम की खिड़की में मुझे एक लंबी सफेद आकृति दिखाई दी। उसके चेहरे की सारी बनावट जैसे मिट चुकी थी और वो हमारी तरफ देख रही थी, मानो वो पूरी की पूरी बर्फ से बनी हो। कैबिन के पीछे एक बहुत लंबी हड्डियों जैसी आकृति खड़ी थी। वो लगातार पूरे घर के चारों ओर घूम रही थी और अपने कभी खत्म न होने वाले पैरों के निशान बना रही थी। और ड्राइवे में एक विशाल भयानक विकृत आकृति खड़ी थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कार तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी। आखिरकार मेरी मौत उस कैबिन में नहीं हुई, हालांकि मैं उसके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियाँ आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी थोड़ी और मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR को स्कैन करके आप मुझे थोड़ी बहुत मदद भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।